नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है 17वीं लोकसभा को भंग किया जा चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए आम लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, उनका नतीजा आ चुका है और आज श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और देश को नई सरकार मिलने वाली है। यहाँ पर जो है एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, जैसे कि पार्टियां क्यों जरूरी होती हैं, मतदान करना क्यों हमारे लिए जरूरी है, राजनीति क्या होती है, और ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने ये बताया कि सरकार का गठन होता है, मतगणना कैसे होती है, फिर एक सरकार का गठन होता है। तो लेकिन इस बार जो सरकार का गठन हो रहा है वहां पर विशेष बात ये है कि ये किसी एक पार्टी की बहुमत की सरकार ना हो करके ये एक गठबंधन की सरकार है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट है। अब हमें आज के वीडियो में हम ये समझने की, जानने की कोशिश करेंगे, मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, एक गठबंधन सरकार क्या होती है, और ये एक आम सरकार से कैसे अलग है, इनका इतिहास क्या रहा, इनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं, इनका पक्ष मतलब इनके लाभ क्या हो सकते हैं, पक्ष में क्या चीजें हो सकती हैं, हानियां क्या हो सकती हैं, विपक्ष में क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या कोलिशन गवर्नमेंट बनना देश के लिए अच्छा है, देश के लिए सही है, या देश को किसी एक ही पार्टी की बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको बताया चुनाव कैसे होते हैं, पार्टियां क्या क्यों जरूरी हैं, और ये सब हम बातें कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतगणना कैसे होती है। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। मतगणना हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, अब सरकार का गठन हो। तो सरकार का गठन होने के लिए जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को, अलायंस को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक बात और, कि पार्टी एक तो होता है कि पार्टी से पार्टी चुनाव लड़ रही है, जैसे कि भाजपा या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टियां, कुछ दल मिलकर के चुनाव लड़ते, तो वो किसी एक पार्टी का चुनाव ना रह करके उनका सभी पार्टियों का एक समर्थित उम्मीदवार हो जाता है, गठबंधन का उम्मीदवार। जैसे अभी जो चुनाव हुए हैं इनमें यहां पर भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा है दिल्ली में। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के 7 सीटों पर चुनाव लड़ा। 4 सीटों पर उनके प्रत्याशी थे और 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी। 4 पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, 3 पर कांग्रेस। 7 सीटों पर ऐसे इन्होंने प्रत्याशी, अब जहां का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी था वहां आम आदमी पार्टी का नहीं था, जहां आम आदमी पार्टी का था वहां कांग्रेस का नहीं था। दोनों ने वहां एक दूसरे को समर्थन दे दिया कि ठीक है, आप मतलब आदमी कह देता है कि नेता जब प्रचार करते हैं कि ठीक है जी, हम ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, हम भी इसको समर्थन दे रहे हैं, आप इसी को वोट करें। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो पार्टी को बहुमत मिलेगा या गठबंधन को किसी बहुमत मिलेगा। अगर ये गठबंधन चुनाव से पहले हो जाता है तो मतलब चुनाव लड़ना है आपको, उससे पहले ही अगर आप गठबंधन कर लेते हैं तो ये जो चुनाव हुआ, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये लोकसभा का चुनाव कुछ पार्टियों ने अकेले अकेले लड़ा, कुछ पार्टियों ने अपना गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा। मुख्यतः 2 गठबंधन थे, एनडीए और इंडिया, इंडिया अलायंस और एनडीए। तो ये गठबंधन के हिसाब से ही ये चुनाव लड़ा गया। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ भाजपा लड़ रही थी, भाजपा के जो सहयोगी पार्टियां थी तो उनके साथ चुनाव हो रहा था, वो लड़ रही थी। तो चुनाव ही गठबंधन के उससे लड़ा गया। एक तो गठबंधन होता है चुनाव जीतने के बाद कि आप
कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो चार पार्टियों ने मिलकर के समर्थन दे दिया कि हम ठीक है चारों मिलकर के सरकार बना देंगे। एक तो ये हो गया। एक होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, उसने अपनी सरकार बना दी। एक ये है कि आपको पहले से पता है कि हम नहीं जीतेंगे, पार्टियों को पता होता है कमियां कहाँ पर हैं, कमजोरियां कहाँ पर हैं, कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि चुनाव से पहले ही गठबंधन कर देते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, यहाँ से आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दो, यहाँ से आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दो, और हम जो है आपके उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, आप यहाँ पर आपके उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, आप यहाँ पर मेरे उम्मीदवार को समर्थन करिए। जैसे कि एनडीए गठबंधन में बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो जहां भाजपा का उम्मीदवार था वहां जेडीयू का नहीं था, जहां जेडीयू का था वहां भाजपा का उम्मीदवार नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि जो वोटों की गिनती हुई है और जो नतीजे आए हैं वो गठबंधन के नतीजे आए हैं, क्योंकि गठबंधन पहले पार्टी विशेष के तो नतीजे हैं ही। जब हम बात करेंगे कि भाजपा को कितनी सीटें मिले तो सिर्फ भाजपा की बात करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये चुनाव जो लड़ा गया वो चुनाव पार्टियों के गठबंधन, पार्टियों ने पहले ही गठबंधन कर दिया और फिर ये चुनाव लड़ा गया, तो इसलिए यहाँ पर नतीजे भी उसी तरीके से यहाँ पर आए। अब यहाँ पर ये चीज हो गई, तो चुनाव हो गया, नतीजे आ गए। अब नतीजे आ गए तो नतीजे आने में क्या हुआ है कि जो एनडीए गठबंधन है उनको बहुमत प्राप्त हुआ। 293 सीटें एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में मिली, और चुनाव के बाद 7 निर्दलीय लोकसभा के सांसदों ने और भी लिख करके दे दिया कि हम आपको समर्थन करेंगे, देंगे, समर्थन देंगे, तो 300 उनके पास सीटें हो जाएंगी। गठबंधन ही है ये, गठबंधन मैंने बताया आपको गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया था। तो 300 सीटों पर भाजपा का जो नेतृत्व में जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो है वो उसको जीत हासिल हुई है और वो अब सरकार बनाएगा। अब यहाँ पर गठबंधन की सरकार हुई। दूसरी चीज आपको मैं और बताऊंगे कि अब आप कहेंगे सब गठबंधन तो पिछली सरकार में भी था, उससे पिछली सरकार में भी था, बिल्कुल। लेकिन दोनों जगह पिछली जो 2 बार सरकार बनी है उन दोनों सरकारों में गठबंधन तो था। एनडीए अब एनडीए भाजपा के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, उनका पूरा गठबंधन है एनडीए, वो वैसे चुनाव लड़ते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का यूपीए एक गठबंधन था, इस बार इंडी अलायंस बनाया गया, उसके माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लेकिन तब होता क्या था कि क्लियर बहुमत में चल जाता था, मेजोरिटी मिल जाती थी क्लियर किसी एक पार्टी को। भाजपा को ही अगर बहुमत मिल गया तो फिर वहां पर गठबंधन की जो भूमिका है वो फिर कुछ नहीं रह जाती है, क्योंकि पार्टी विशेष को ही बहुमत मिली। अब यहाँ पर इस बार जो है तीसरी बार भले ही प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे होने वाले नरेंद्र मोदी जी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये इस बार शुद्ध रूप से गठबंधन की सरकार होगी। पिछली 2 बार की टर्म में क्या होता था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत खुद एक पार्टी के रूप में मिल जाता था, तो उनके साथ कोई रहो या ना रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनकी सरकार अकेले दम पर बन सकती। तो इसलिए वहां पर गठबंधन का इतना ज्यादा कोई मुख्य वो नहीं भूमिका नहीं रह जाती है। बाकी गठबंधन तब भी, अभी मैंने इसलिए नाम लिया कि इस बार गठबंधन को बहुमत मिला है, पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, अकेले भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। पिछली 2 लोकसभा चुनावों में 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ भाजपा को ही मेजोरिटी प्राप्त हो गई थी, तो गठबंधन की इतनी बात नहीं हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि गठबंधन की ही सरकार बननी है ये तय है, क्योंकि बहुमत ही नहीं मिला किसी भी एक पार्टी को, तो
अब यहाँ पर क्या होगा कि अब भाजपा अपने सहयोगी दलों के जो उसके गठबंधन में दल शामिल है उनके साथ मिलकर के सरकार बनाए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मेजोरिटी, तो मेजोरिटी दो तरीके से मिलती है, या तो आपको मेजोरिटी मिल जाए, 543 सीटें लोकसभा की हैं, तो हमें सिर्फ बहुमत चाहिए, आधे से एक अधिक, 272 सीटें हमें मिल गई, आपकी सरकार बन गई। मेरी पार्टी को 272 सीटें मिल गई, मेरी सरकार बन गई। अब अगर नहीं मिली तो जैसा मैंने बताया, इस बार पहले ही गठबंधन हो गया था, कई बार बाद में गठबंधन करते हैं कि भाई नहीं बनी तो दो चार लोग मिलकर के सरकार बनाओ, नहीं तो फिर से नए तरीके से चुनाव होंगे, या फिर वो जो बाकी प्रक्रिया है उनमें बाद में बात करेंगे कि कैसे होता है जब नहीं सरकार मिलती है तो नहीं गठन होता है। तो अब यहाँ पर जो है बात जो है वो ये है कि गठबंधन को बहुमत मिल गया, तो 272 प्लस, मैंने बताया आपको 272 सीटें होनी चाहिए, मैंने बताया ना 293 सीटें उन्होंने जीती, 7 निर्दलीय सांसदों ने उनको और समर्थन दे दिया, तो गठबंधन के पास हो गए 300 सीटें, तो सरकार बनेगी अब गठबंधन। यहां पर जैसा मैंने कहा कि पिछली दो सरकारों में भाजपा अपने दम पर अकेले मेजोरिटी प्राप्त कर लेती थी, यानी 272 से ज्यादा सीटें ले जाती थी, तो गठबंधन की भूमिका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती थी। वो गठबंधन में थे, बने रहते थे, सरकार में भी रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाजपा को किसी की जरूरत नहीं थी। अब भाजपा बिना किसी की जरूरत के, अन्य पार्टियों के गठबंधन के सहयोगियों की बिना जरूरत के सरकार नहीं बना सकती। तो यहाँ पर ये जरूरी हो गया है कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ ही सरकार बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने चुनाव ही गठबंधन के रूप में लड़ा, तो ये पहले से हो गया। अब क्या होगा, अब भाजपा और एनडीए, मतलब एनडीए ने, इन्होंने अपना समर्थन मतलब अपना सौंपा है पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदया को कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बनाएंगे, इतने सहयोगी दल हम मतलब मिलकर के, ये हमारा गठबंधन पहले से ही था, तो वो उन्होंने उनको बताया, और मैंने जैसा भी बताया आपको 293 थी, 7 और बढ़ गई, 300 सीटें उनके पास हो गई, तो 274 चाहिए, 300 मिल रही है, तो बहुमत हो गया। अब जो सरकार का गठन होगा वो गठबंधन सरकार। मैं गठबंधन शब्द पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं गठबंधन सरकार के बारे में। अब यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार का गठन हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, और उनके सहयोगी और जो दल हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि गठबंधन सरकार का मतलब क्या होगा, या इस बार, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार गठबंधन सरकार बन रही है, गठबंधन सरकार बन रही है, तो ये लोग गठबंधन में तो पिछली बार भी थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भाजपा को मेजोरिटी अकेले नहीं मिली है, सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि भाजपा के साथ साथ जो उसके सहयोगी दल हैं, सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है, मतलब उन पर सहयोगी दलों के भी मंत्री जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप उनको मंत्री पद नहीं देंगे, जैसे ये उनकी बात हो जाती है आपस में, इतने दिन से चर्चाएं भी चल रही थी कि ये मिलेगा वो मंत्रालय, ये मंत्रालय, तो इस तरीके से अगर आप नहीं देंगे तो वो समर्थन आपसे वापस ले लेंगे कि जी हम नहीं करते समर्थन, आपको समर्थन नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी, गिर गया जाएगी, बनेगी, भाई ये तो हुई नहीं है, या बनी हुई सरकार गिर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये होता है, यानी कि अगर फुल मेजोरिटी से कोई पार्टी आ जाती है तो वो अपने दम पर अपने पार्टी के मंत्री बनाती है, अपनी सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री और मंत्री भी उसी पार्टी के होते हैं। अगर गठबंधन की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री जो मुख्य पार्टी है उसका होता है, बाकी अन्य जो मंत्री पद हैं और जो संवैधानिक पद हैं उन पर गठबंधन के जो सहयोगी पार्टियां होती हैं उनके जो होते हैं सदस्य, वो भी मंत्री पद पर होते हैं, बड़े बड़े विभागों में, उनको मंत्रालयों में उनको भी जो है उनको पद दिया जाता है। साथियों आइए अब हम थोड़ा सा इनके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का उदय कहाँ से शुरू हुआ। जैसा कि हमें पता है 1964 तक तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही,
नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार चलती रही, पूरी मेजोरिटी के साथ चलती रही, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद जो है फिर छोटे छोटे दल तो थे, 60-70 के दशक में छोटे छोटे दलों का उदय होना शुरू हुआ। अन्य दलों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि भाई एक देखिए, एक पार्टी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो असंतुष्ट होगा। दूसरी चीज कि उन लोगों को ये लगता था, नेताओं को ये लगा कि हमारे जो राज्य के मुद्दे हैं, जो रीजनल मुद्दे हैं, वो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमें अपनी आवाज उठाने के लिए दलों की जरूरत है कि हम अपना दल बनाए, इलेक्शन लड़ें और हम भी अपना प्रतिनिधित्व वहां तक पहुंचाए संसद। इस तरीके की चीजें होती रही और फिर क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, उनका विकास होना शुरू हो गया। 70-80 के दशक में आकर के इन पार्टियों का काफी ज्यादा फैलाव हो चुका था और 1975 में तब तक क्या हो गया कि देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा, आपातकाल घोषित कर दिया। अब आपातकाल घोषित कर दिया, पहले से ही लोगों को ये था कि हमारे मुद्दे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं केंद्र सरकार तक, या वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, या राज्य विशेष के मुद्दे नहीं पहुंच रहे हैं, साथ में लग गया आपातकाल। अब यहाँ पर क्या होता है कि और पार्टियों का उदय जो है होता है, छोटी छोटी पार्टियां आगे बढ़नी शुरू होती हैं और 1977 में आपातकाल के बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाती है। और क्यों? उनको लगता है इनकी सरकार थी, इन्होंने आपातकाल लगा दिया, गलत लगा दिया है, तो सबको पता ही है, खैर जो भी इतिहास है उसका। और उनको सबक सिखाने के लिए सरकार जो है वो फुल, इनको मेजोरिटी में कांग्रेस सरकार नहीं आई और जो अन्य दल थे जो उभर रहे थे, जिनका विकास हुआ था, जो परिवर्तित हुए थे, उन्होंने, उसमें एक मुख्य जनता पार्टी थी और बाकी दल थे, उन्होंने मिलकर के फिर 1977 में पहली बार एक गठबंधन सरकार बनाई। क्योंकि इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं थी जो पूरे देश में बहुमत प्राप्त कर सकती थी, मतलब जितना उसको बहुमत चाहिए, मेजोरिटी चाहिए थी, और कांग्रेस को स्पष्ट मेजोरिटी मिली नहीं थी, लोग देखना भी नहीं चाहते थे कांग्रेस की सरकार। तो यहाँ पर इन लोगों ने, अब इनके पास ये आया कि भाई अकेले तो बन नहीं सकती, तो हम क्या करें। तब ये कॉन्सेप्ट आया कि हम छोटे छोटे दल जो भी हैं, 5, 5, 10, 50, जिसके पास जितनी सीटें हैं, मिलाकर के बहुमत बना लेते हैं और सब एक दूसरे के समर्थन से मिलकर के एक सरकार बनाते हैं। इस तरीके से पहली बार सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठबंधन सरकार के रूप में सामने आई और ये 1980 तक चलती रही। 80 में जाकर के ये सरकार गिर जाती है। उसके बाद भी जो है, जैसा मैंने बताया कि 80 में ये सरकार खत्म हो गई। उसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस का दौर आया, कांग्रेस की सरकारें आनी शुरू हुई, कुछ देश में ऐसे घटनाक्रम हुए। उसके बाद एक फिर से सरकार 1991 में गठबंधन सरकार आती है, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और 1996 तक ये सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करती है, टेन्योर पूरा करती है। 1989 से 90 के समय में ऐसे फिर दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट आती है जो सिर्फ 1 साल तक चलती है। उसके बाद फिर 1996 में यूनाइटेड फ्रंट के गवर्नमेंट जो है आती है, सरकार बनती है, ये भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी और ये 2 साल तक ही 98 तक चलती है और उसके बाद ये सरकार भी गिर जाती है, खत्म। इसके बाद साथियों फिर एनडीए गठबंधन हुआ, तभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उदय हो चुका था और फिर उनकी सरकार आती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और गठबंधन सरकार चलाते हैं, सक्सेसफुली चलाते हैं 5 साल, उनकी सरकार चलती है। उसके बाद फिर एक कांग्रेस भी जब देखती है कि गठबंधन हो रहा है तो कांग्रेस भी एक अपना अलायंस बना लेती है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और 2 बार उनकी सरकार आती है यूपीए की, 2 बार वो कोलिशन गवर्नमेंट उनकी चलती है। जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 10 साल रहते हैं देश के, मतलब 2 टर्म अपनी पूरी करते हैं। उसके बाद फिर
फिर से एक दौर आता है और 2 बार, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, 2 बार जो सरकार आती है वो भाजपा को क्लियर मेजोरिटी, यानी सिर्फ भाजपा पार्टी अपने दम पर 2 बार मेजोरिटी लेकर के आती है और दोनों बार जो है उनकी सरकार होती है। जैसा मैंने बताया कि चुनाव एनडीए ही लड़ रहा था, लेकिन जो मुख्य पार्टी है जिसका अन्य पार्टियों से गठबंधन है, जब वही पार्टी अपने ही दम पर मेजोरिटी ला रही है तो दूसरों को तो वो बनाए रखे सरकार में, यही बड़ी बात है, नहीं तो भगा दें कि जाओ भागो, जरूरत ही नहीं है तुम लोगों की। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद अब फिर से एक समय ऐसा आया है, तीसरा टर्म होगा ये नरेंद्र मोदी जी का, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, ये फिर से एक बार गठबंधन सरकार होगी। यहाँ पर नहीं कह सकते चलो भाई, यहाँ पर आपको उनको सरकार में शामिल करना पड़ेगा। तो ये इतिहास रहा है गठबंधन सरकारों का जो हमारे देश में बनी, और दोनों चीजें रही हैं, कुछ ने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया है, कुछ नहीं कर पाई। जब हम आगे बात करेंगे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तब हम इस बारे में। साथियों, अब हम अंत में बात कर लेते हैं गठबंधन सरकार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडवांटेज, इनका फायदा क्या क्या है, लाभ क्या क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये फायदा होता है कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं, और अगर एक बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले और अगर उसकी वजह से दोबारा चुनाव करवाना पड़ जाए तो ये देश के लिए बहुत, मतलब जो है, एक स्थिति, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि बहुत, मतलब आर्थिक रूप से भी, और हमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी और सब कुछ, तो बार बार आपको चुनाव नहीं करवाने पड़ते, सरकार आपकी बन जाती। दूसरी चीज ये है कि राजनीतिक रूप से स्थिरता भी बनी रहती है। कई सफलतापूर्वक गठबंधन सरकारें चली हैं, एनडीए की चली है, नरसिम्हा राव की चली, नरसिम्हा राव की चली है। उसके बाद यूपीए की दो दो टेन्योर जो थे वो कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं, तो सरकारें चली हैं। तीसरी चीज यहाँ पर एक ये भी रहती है कि जो मुख्य पार्टी होती है सिर्फ उसकी उसकी ही नहीं चलती है, मतलब वो सिर्फ अपनी विचारधारा और सिर्फ अपने मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ सकती है। जो सहयोगी दल हैं उसको उनसे भी बात करनी पड़ेगी और उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो राज्य के विषय हैं, जो मैंने बताया था आपको कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ था क्योंकि राज्य के विषय केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। क्योंकि जैसे देखिए, अब जो आज जो राजग गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, इसमें तेलुगुदेशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों दो मुख्य सहयोगी दल हैं। दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां, एक दक्षिण भारत से है, एक उत्तर भारत से है, तो दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए भी अपने इशू रखेंगी और सरकार को उन पर विचार करना पड़ेगा। वैसे विचार करती ना करती, पर अब करना पड़ेगा क्योंकि उनके आप सहयोग से ही सरकार बना रहे हैं। तीसरी चीज ये हो जाती है कि सरकार बेलगाम नहीं होती है। कि मान लीजिए किसी के पास अगर मेजोरिटी है सॉरी, अब मान लीजिए कि जैसे 300 सीटें किसी एक ही पार्टी को मिल जाए तो उनका दल तो पूरी तरीके से आ गया सत्ता में, वो कुछ भी करें, विपक्ष इतना कमजोर हो जाएगा कि वो विरोध ही नहीं कर पाएगा, या विरोध तो करेगा, मतलब उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास खुद इतनी मेजोरिटी है और वो सब पार्टी लाइन से ही चलते हैं सांसद, तो वो कुछ भी कानून ला दें, बदल दें, बना दें। और ये मुद्दा इस बार के इलेक्शन में उछाला भी गया। हाँ, एनडीए गठबंधन ने, भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, तो लोगों को, विपक्षी दलों ने ये बताया कि अगर 400 पार हो जाती है तो इतनी मेजोरिटी हो जाएगी भाजपा के पास, भाजपा संविधान ही बदल देगी। इस तरीके की कुछ चीजें चली, चुनाव प्रचार में आप लोगों ने देखा होगा। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। यहाँ पर अब नहीं कर सकती है ऐसा। पहली बात तो खुद ही मेजोरिटी में नहीं है,
और दूसरी चीज ये कि गठबंधन मतलब दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के चल रही है तो वो करने नहीं देंगे, तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी। तो अग्निवीर योजना जो लेकर के आई है सरकार, ये एनडीए सरकार ही, भाजपा की सरकार ही लेकर आई थी, तो लेकर के तो आ गई क्योंकि फुल मेजोरिटी में थी। तो उन्होंने जैसे ही एनडीए गठबंधन को मेजोरिटी मिली और जेडीयू मुख्य भूमिका में आई, तो केसी त्यागी जी ने तभी बयान ये दे दिया कि इसको जो है विश्लेषण करने की जरूरत है, इसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है, अग्निवीर योजना पर जो भारतीय सेनाओं के लिए लाई गई है। अब भाजपा के ऊपर इस चीज का दबाव पड़ जाएगा। अगर उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं आगे सरकार में कि भाई इसको रिव्यू करो, ये गलत है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे नहीं करते कुछ नहीं, हम नहीं करते, ये सब नहीं चलेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं, फायदा होता है इससे। होता क्या है कि कुछ मुद्दों पर मतलब सरकार बेलगाम नहीं होती है, उनके ऊपर भी नियंत्रण बना रहता है, और कोई एक दल शक्तिशाली नहीं होता। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कि वो उस तरीके से अपनी मतलब जो है अपनी अपनी ही चलाए। उसके साथ राज्यों के मुद्दे आ जाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि ये दो मुख्य घटक दल है, और भी दल होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे, उनको प्रतिनिधित्व भी मिलता है फिर और दलों को। क्योंकि अब जैसे किसी एक पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी मिलेगी तो मंत्रिमंडल भी उन्हीं का होगा, सरकार उन्हीं की होगी, वो किसी और को क्यों शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो और पार्टियों के भी, दलों के भी, मैंने शुरू में आपको बताया था कि उनके भी मंत्री वगैरह जो है यहाँ पर बनेंगे, तो उनको भी यहाँ पर ये मतलब मौका मिलता है, सहयोग उनका भी रहेगा, उनका भी प्रतिनिधित्व भी होगा सरकार में। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब तो फायदे हैं सरकार, गठबंधन सरकार के। साथियों, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि गठबंधन सरकारों की डिसएडवांटेज क्या होती हैं, इनके नुकसान क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि सरकार की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। सरकार चलती रहेगी, स्थिर बनी रहेगी, लेकिन हर वक्त हमें ये लगता रहेगा कि सरकार कभी भी गिर सकती है। जैसे अभी भी लोगों को लग रहा है कि पता नहीं है सरकार कब तक चलेगी, नीतीश कुमार जी कब पलटी मार, तो सरकार जो है गिर जाएगी। ये सबसे बड़ा इसका एक जो है नुकसान है। और 6 महीने सरकार चलती है, सरकार गिरती है, फिर कोई नई पार्टी की किसी और के साथ गठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर उसमें जो है ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं राजनीतिक रूप से। तो अपने अपने हित देखे जाते हैं, फिर उसमें काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार बन गई तो चलनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो जाती है कि वहां पर हर जितने भी आपके मुख्य घटक दल हैं गठबंधन सरकार में, वो सब अपना अपना, जैसे मैंने बताया कि जेडीयू और टीडीपी दो मुख्य घटक दल हैं, और भी हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जेडीयू है तो नीतीश कुमार जी बिहार को ही फोकस में रखेंगे, और कुछ डिमांड भी करेंगे, या कर दी होगी खैर तब तो, कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए या ये मुझे चाहिए ही। नहीं मन होता है मुख्य पार्टी का तो भी उनको देना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसी तरीके से आप मतलब मुख्य जो पार्टी है आपकी सरकार में, उसको आप मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हो कि या तो तुम हमारी ये बात मानो, अदरवाइज हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, हर राज्य का, हर जगह का अपना विशेष मुद्दा होता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर वो उनको आगे लेकर के आते हैं, यानी कि वहां सरकार तो केंद्र की है, वहां क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। ये भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर कोई कहेगा जैसे कि अब जदयू है तो अब बिहार को इस विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से उठनी शुरू होगी। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार बहुत ज्यादा मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से, या उसको अगर कोई मजबूत निर्णय लेना है, या कोई ऐसा निर्णय लेना है जो मतलब बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, ला सकता है, तो ऐसे निर्णय लेने में ज्यादातर सरकार सक्षम नहीं हो पाती है, क्योंकि आम सहमति बनाना गठबंधन के सभी दलों के साथ और फिर उसको लागू करना बड़ा कठिन हो जाता है।
और उसकी पार्टी का भी ये रहता है कि भाई सरकार चल, उनको भी ये रहता है भाई सरकार बन गई है तो चलती रहे। प्रधानमंत्री ये थोड़ी चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ मैं हट जाऊं, वो चाहेगा कि नहीं मैं ही बना रहा हूँ 5 साल के, हटूंगा। तो उनका फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है कि सरकार चलानी है। जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने तो बयान भी दिया था ये जब यूपीए गवर्नमेंट 10 साल रही, कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं, ये तो ये है कि भैया एक की सरकार नहीं बन रही तो सब लोग इकट्ठे होके सरकार बना लो, कुछ नहीं तो थोड़े से थोड़ा ही ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है, इस तरीके की चीजें हो जाती। तो अस्थिरता बनी रहती है, ये सारी चीजें हैं, बहुत मजबूत आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा कोई अमूल चूल परिवर्तन लाने वाला डिसीजन नहीं ले सकते। और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले आपको सबको सहमत करना पड़ेगा, सहमति सबकी जरूरी है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। आज सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, तो शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। मैंने कोशिश की है समझाने की आसान शब्दों में कि गठबंधन सरकार क्या करती है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री तो तीसरी बार फिर मोदी जी ही बन रहे हैं, लेकिन इस बार ये गठबंधन सरकार का शो क्यों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।